एक तो शुरू से ही केंद्र सरकार को कोसना, पैसे की मांग करना और पैसा नहीं आ रहा और केंद्र सरकार के ऊपर दोषारोपण करना, जो कि बिल्कुल इनका गलत एटीट्यूड है। और भी बहुत बड़ा नुकसान गांवों के अंदर हो गया। गांवों के गांव, उनकी जमीन बैठ गई, मकान धंस गए, पशु चले गए, ये सारा नुकसान हुआ। इसको हम लोग मानते हैं, बीजेपी उसमें पूरी सहानुभूति रखती है और गवर्नमेंट के साथ खड़ी है इस विपत्ति के समय। लेकिन जो गवर्नमेंट का रवैया है उसको डील करने का, ना तो इन लोगों ने शुरुआत में विपक्ष को विश्वास में लिया। ऐसी बड़ी विपत्ति को अकेले गवर्नमेंट डील नहीं कर सकती, ऐसा हमारा मानना है। और आपदा में पैसा हिमाचल प्रदेश को देंगे, क्योंकि हिमाचल सबका है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो ये अकेले कांग्रेस का नहीं है। तो ऐसे सीनियर लीडरों को इग्नोर किया जा रहा है कांग्रेस के अंदर, और जो यंगस्टर है वो भी परेशान है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा मानसून सत्र चल रहा है। अलग अलग मुद्दे सदन के अंदर यहां पर रखे जा रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है आपदा का। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है इसको लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार कह रही है कि प्रभावितों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जा रही है। केंद्र सरकार से ना तो किसी तरह की आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है और ना ही राष्ट्रीय आपदा हिमाचल में आई इस आपदा को घोषित किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि केंद्र सरकार जब मदद दे रहा है तो आर्थिक इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित क्यों करना। इन तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है ऊना से विधायक और पूर्व में रहे भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट में। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, हिमाचल प्रदेश में इतना ज्यादा जो हमने देखा बहुत तबाही हुई है आपदा के समय में, प्रदेश सरकार मांग कर रही है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि केंद्र सरकार मदद दे रहा है तो उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित क्यों करना। इसमें जहां तक प्रदेश सरकार का, जब से हिमाचल प्रदेश के अंदर आपदा आई है, जो इनका उसको डील करने का, या उससे लड़ाई लड़ने का जो एक रवैया है, मुझे लगता है वो दो ही आधार के ऊपर ये कर रहे हैं। एक तो शुरू से ही केंद्र सरकार को कोसना, पैसे की मांग करना और पैसा नहीं आ रहा और केंद्र सरकार के ऊपर दोषारोपण करना, जो कि बिल्कुल इनका गलत एटीट्यूड है, बिल्कुल गलत इनका निर्णय है। एक तो इसके ऊपर चल रहे हैं, और दूसरा इन्होंने इस तरह से किया है कि जगह जगह जहां पर भी आपदा आई है, इसमें कोई दो राय नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि इतनी बड़ी विपत्ति हिमाचल प्रदेश के ऊपर न कभी आई है, न भगवान करे आने वाले समय में कभी आए। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। हजारों लोगों के घर बह गए, 441 से ज्यादा जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है, लोगों की मौत हो गई, 60-70 लोगों की डेड बॉडीज अभी तक नहीं मिल रही है। और भी बहुत बड़ा नुकसान गांवों के अंदर हो गया। गांवों के गांव, उनकी जमीन बैठ गई, मकान धंस गए, पशु चले गए, ये सारा नुकसान हुआ। इसको हम लोग मानते हैं, बीजेपी उसमें पूरी सहानुभूति रखती है और गवर्नमेंट के साथ खड़ी है इस विपत्ति के समय पर। लेकिन जो गवर्नमेंट का रवैया है उसको डील करने का, ना तो इन लोगों ने शुरुआत में विपक्ष को विश्वास में लिया। ऐसी बड़ी विपत्ति को अकेले गवर्नमेंट डील नहीं कर सकती, ऐसा हमारा मानना है। उसमें सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं, इन सब लोगों की क्लब करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर कोई ऐसी कमेटी बन करके उनको काम में एक मंत्री के जिम्मे दे करके, उसका एक चेयरमैनशिप के अंतर्गत वो मंत्री वहां पर बैठते जिला हेडक्वार्टर में, फिर वहां से तहसीलदार से लेकर के एसडीएम से लेकर के डीसी तक वो सारा उसका रिकॉर्ड लेते। ये सारा न करने के कारण ही आज गवर्नमेंट के पास ये आंकड़ा ही नहीं है कि नुकसान कितना हुआ। वो बोलते हैं कभी 8,000 करोड़ बोलते हैं, कोई 10,000 करोड़ बोलता है, कोई 12,000 करोड़ बोलता है, तो उनके पास आंकड़ा ही नहीं, तो केंद्र सरकार क्या देगा। दूसरा मेरा ऐसा मानना है कि जो केंद्र सरकार के ऊपर जो लोग दोषारोपण कर रहे हैं, अगर केंद्र सरकार ऐसा करती तो वो नितिन गडकरी जी जो केंद्र के बड़े मंत्री हैं, वो स्वयं दौरा करने के लिए यहाँ पर आए, और उसके साथ साथ जयराम ठाकुर जी जो विपक्ष के नेता हैं, वो पूरे प्रदेश के अंदर घूमे। हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा जी और अनुराग ठाकुर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, वो पूरी जगह पर जाकर के दौरा किया। केंद्रीय टीमों ने उसका सर्वेक्षण किया। सर्वे करने के बाद दिल्ली रिपोर्ट गई है। मैं मान के चलता हूं कि जो 750 करोड़ रुपया अलग अलग मदों में प्रदेश सरकार को मिला है, उसके बाद अन्य इस आपदा के लिए पैसा अवश्य मिलेगा और देना चाहिए, जो हमने भी डिमांड की है। हमारे नेता लोग भी नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से मिले हैं। तो ये बिल्कुल झूठा दोषारोपण कर रहे हैं, और दोषारोपण करके इनको बहाना मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को घेरने का,
जिसको हम कहते हैं ना विपत्ति में कोई अवसर ढूंढना, ये बिल्कुल गलत आदमी का एटीट्यूड है। हम लोग इनके साथ खड़े हैं और फिर भी दिल्ली जाएंगे, और जयराम जी ने भी कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा। नड्डा जी का भी 2-3 बार बयान आया कि हम लोग और आपदा में पैसा हिमाचल प्रदेश को देंगे, क्योंकि हिमाचल सबका है। कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो ये अकेले कांग्रेस का नहीं है, हम सबका भी उतना ही हिमाचल है। और जो गए हैं परिजन जिनके भी गए हैं वो हम सब लोगों के प्रदेशवासी हैं, इसलिए उसमें बीजेपी पॉजिटिवली कांग्रेस के साथ खड़ी है। सहानुभूति हमारी उन लोगों के साथ है जिनकी मौत हो गई है, जिनके घर उजड़ गए हैं, जिनके परिवार जन चले गए हैं। तो इसलिए केंद्र पे दोषारोपण करना जो बिल्कुल गलत है, इसको हम लोग गलत मानते हैं। उसके कारण हमें भी ऐसा लगता है कि जब ये ऐसा कर रहे हैं तो हम फिर क्यों इनके सहयोग में चलें, लेकिन हम फिर भी खड़े हैं। हमारा धर्म है कि इनके साथ खड़े होना, इस विपत्ति के समय पर खड़े होना। आप खुद कह रहे हैं सर कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की जो तबाही है इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। वहीं कांग्रेस कह रही है कि अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दे तो हिमाचल में जो आर्थिक रूप से जो मदद है वो और बेहतर तरीके से मिल पाएगी। तो संकोच क्यों किया जा रहा है राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से? बीजेपी क्यों नहीं इसमें सहयोग करेगी? नहीं, हमने कोई राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में कोई विरोध नहीं किया। विधानसभा के अंदर हम लोग थे, समर्थन भी तो नहीं, हम लोग चुप रहे उसमें, क्योंकि बार बार राष्ट्रीय आपदा, इनको ये कहना चाहिए। जैसे इन्होंने लास्ट लाइन में लिखा कि 12,000 करोड़ का सहयोग हिमाचल को करना चाहिए, तो सीधा लाइन डालते कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जितना मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से हमें सहयोग किया है। मानसिक रूप से होता है कि गवर्नमेंट खड़ी है, गवर्नमेंट ने एकदम एनडीआरएफ की टीम्स भेजी, एकदम जब इन्होंने हेलीकॉप्टर्स मांगे केंद्र से हेलीकॉप्टर्स आए, मिलिट्री के लोग लगाने पड़े, एनडीआरएफ के लोग लगाने पड़े, एकदम उन्होंने उस पर मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और केंद्र के अन्य मंत्रियों से जिससे भी इनकी बातचीत हुई उन्होंने उसमें सहयोग किया। यह आदमी का जिसको कहते हैं कि आत्मिक दृष्टि से सहयोग करना। दूसरा है आर्थिक दृष्टि से। आर्थिक दृष्टि से जो हम लोगों को पैसा भी 4 महीने लेट मिलना था, 6 महीने लेट मिलना था, वो एडवांस में दिया है, वो भी तो एक आर्थिक सहायता ही है। अगर वो 6 महीने बाद मिलता तो उसका ये क्या करते? उस समय तो कोई हो सकता जरूरत ही ना हो, आज एकदम जरूरत है। तो 750 करोड़ को ये गिन नहीं रहे हैं, जिसके कारण हल्का फुल्का मनमुटाव दोनों तरफ से हो गया है। ऐसा मैं इसको मानने में मुझे कोई ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि ये टाइम आपस में खींचातानी का नहीं है, ये टाइम आपस में इकट्ठे होकर के हिमाचल के लिए सहयोग करने का है। उसमें हम लोग खड़े हैं। सहयोग आर्थिक दृष्टि से होना है, वो राष्ट्रीय आपदा घोषित करके हो जाए, वो चाहे उसके बिना हो जाए, तो मुझे लगता है उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इसलिए हमने कहा कि आप राष्ट्रीय आपदा इसके ऊपर मत जाओ, आप सीधा आर्थिक सहयोग मांगो और उसका पूरा एक कंक्रीट डाटा केंद्र के अंदर दो। जो इन्होंने अभी जिसको कहते हैं हिपोथेटिकल डाटा का अभी तक 12,000 करोड़ का इन्होंने दिया है, तो ठीक है, दिया है तो अच्छी बात है। जितना भी है 10,000 है, 8,000 है, 5,000 है, 12,000 है, जो भी है केंद्र सरकार सहयोग करेगा और आने वाले टाइम में हम लोग भी केंद्र में बोलेंगे और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार के साथ इस मामले में खड़ी है। सर, सदन की अगर हम बात करें तो ऐसी चर्चाएं चल रही है कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रहा है, जो अलग अलग मुद्दे हैं वो सरकार को घेर नहीं पा रहा है, इस तरह की चर्चाएं चल रही है। सर नहीं, ऐसा नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से विपक्ष की भूमिका को इस सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोगों को बैकफुट पे आने की जरूरत ही नहीं है। जिस गवर्नमेंट ने पहले 7 महीने में डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम 7 रुपए लीटर बढ़ाए हों, जो गवर्नमेंट ये कह करके आई हो सत्ता के अंदर पार्टी कि हम लोग आपको 300 यूनिट बिजली का माफ करेंगे, उन्होंने बिजली के यूनिट में बिजली बढ़ाई है, उसको महंगा किया है। जिस गवर्नमेंट ने हिमाचल प्रदेश के अंदर गांव और गरीब का सहयोग करने की बात की थी, उस गवर्नमेंट ने, कांग्रेस पार्टी ने अभी बिल पास करके जो हमारी रजिस्ट्रियां होती हैं उसमें 100 गुना नहीं, 1,000 गुना बढ़ोतरी फीस में की है। जिस गवर्नमेंट ने हर क्षेत्र के अंदर महंगाई में सहयोग किया है, महंगाई बढ़ाने में सहयोग किया है, लोगों के ऊपर भार लादने की कोशिश की है, अपनी गारंटियां पूरा करने के लिए 75 लाख लोगों को गला घोंटने की कोशिश की जा रही है, हम बैकफुट में क्या होंगे? बैकफुट में तो कांग्रेस गवर्नमेंट है, कांग्रेस की पार्टी है जो पिछले 8 महीने 10 महीने से गारंटियां पूरी नहीं कर पा रही है। इन्होंने अनेकों आश्वासन लोगों को दिए थे, लेकिन उन आश्वासन में से कोई भी कंक्रीट वर्क इनका नहीं हो पा रहा है। और बैकफुट पे जो गवर्नमेंट है जो अपना मंत्रिमंडल ही नहीं बढ़ा पा रही है, 3 मंत्री खाली पड़े हैं, उनका इवन डिप्टी यानी स्पीकर का पोस्ट खाली। आप कल्पना करो, इतने 40 लोग हैं उनके पास, तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या बनाना है। केंद्र का दबाव अलग है, प्रदेश के गुट्टों का दबाव अलग है और आपसी दबाव अलग है। कहीं बढ़ना ही नहीं चाहते। हमने सुना कि कोई भी चीफ विप, डिप्टी चीफ विप बढ़ना ही नहीं चाह रहा है, कोई डिप्टी स्पीकर बढ़ना नहीं चाह रहा, सब लोग मंत्री पद ढूंढते हैं। तो मंत्री तो 15% ही बनेंगे, उनमें से भी 3 पोस्टें खाली पड़ी हैं। कांगड़ा जिला इन्होंने तबाह करके रख दिया, 1 मंत्री वहां पर दिया है।
वो भी एक बड़ी उम्र के आदमी है, बहुत सीनियर लीडर है, उनके बारे में मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन इतना बड़ा जिला जिसकी 15 सीटें हैं, उसमें से कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें मिली हैं, गवर्नमेंट बनाने में उनका सहयोग रहा है। इम्बैलेंस पूरे प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल में इन्होंने किया हुआ है। बिलासपुर के अंदर इनका कोई मंत्री नहीं बन रहा है, कोई पूरा जिला खाली पड़ा है। हमीरपुर से राजेंद्र राणा जी बोल रहे हैं कि मेरे को बनाओ, उधर सुधीर शर्मा, संजय रतन जी और जादवेंद्र गोम्मा से लेके विनय रेणुका तक ये लोग बोल रहे हैं हमें बनाओ, हम सीनियर हैं, 3-3 बार 4-4 बार जीत करके आए हैं। राजेंद्र राणा जी कहते हैं कि मैं खुद जीत करके आया हूं और मैंने बीजेपी के बड़े दिग्गजों को हराया है, वो उसके ऊपर अड़े हुए हैं। तो बैकफुट के ऊपर तो कांग्रेस है, वो चाहे मंत्रिमंडल का मामला है चाहे संगठन का मामला है। उनकी संगठन की प्रदेश की प्रदेशाध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने कहा है कि संगठन और सरकार का कोई तालमेल नहीं है। दिल्ली में वो बार बार लिख करके देते हैं कि जी लोगों को जिम्मेवारियां नहीं दी जा रही हैं, पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं और अनुभवी लोग बाहर घूम रहे हैं। इसी तरह से उनके कुलदीप राठौर जी जो पुराने प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके ठियोग से एमएलए हैं, वो बोलते हैं कि अंदर हमें बोलने नहीं दिया जाता है। परसों हमारी बातचीत हुई उनके साथ, उन्होंने कहा कोई पूछता ही नहीं है, कोई भी पता नहीं कौन फ्लोर मैनेजमेंट हमारी कर रहा है, पता ही नहीं लग रहा है किसी का। तो ऐसे सीनियर लीडरों को इग्नोर किया जा रहा है कांग्रेस के अंदर, और जो यंगस्टर हैं वो भी परेशान हैं। वो लोग कहते हैं कि अब हमने क्या, आधे तो आप बोलने लग पड़े कि हमने क्या मंत्री बनना, इतनी बधाइयां हमें मिल चुकी कि अब कोई मजा ही नहीं रहा, उसका आनंद ही नहीं रहा। तो बैकफुट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में विधानसभा के अंदर पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों के हितों की रक्षा कर रही है और पूरी लड़ाई लड़ रही है। और कांग्रेस पार्टी बैकफुट के ऊपर है और हर जगह कांग्रेस सीधा जवाब देने की जगह अगर आप विधानसभा के क्वेश्चन का देखेंगे, क्वेश्चन को क्लब कर रहे हैं, क्वेश्चन की मूल भाषा को बदल रहे हैं और सेक्रेटरीट से विधानसभा सेक्रेटरीट को फोन आते हैं कि ये क्वेश्चन लास्ट में लगाना ताकि इस पे डिस्कस ना हो, जिसमें ये फंसने का मामला है। आज मैंने 61 नियम के अंतर्गत चर्चा ली है तो उसमें दी है, यानी क्वेश्चन को दूर कर दिया, उसके ऊपर चर्चा नहीं होने दी। तो हमारे पास तो अनेकों चीजें हैं, 324 है, 130 है, नियम 61 है, नियम 67 है, अनेकों है, हम उसके अंदर चर्चा लेंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि बड़े सेक्रेटरीट से फोन आए और विधानसभा सेक्रेटरीट को दबाया जाए कि तुम्हें क्वेश्चन दूर लगाओ, क्वेश्चन ठीक ढंग से चर्चा ना हो। जब चर्चा हो तो उसमें इस तरह का कोई कटाक्ष कर दिया जाए जिससे विपक्ष भटक जाए और उसके ऊपर मूल उत्तर देने से गवर्नमेंट बच जाए। तो ये बिल्कुल गलत है। ये खुद बैकफुट के ऊपर है, खुद ये असहज है, खुद इनके ग्रुपिज्म है। चीफ मिनिस्टर साहब पूरे प्रदेश का दौरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पूरे प्रदेश की मैनेजमेंट ही नहीं हो पा रही है, कैबिनेट नहीं बन पा रही है, डिपार्टमेंट वाले लोग खुश नहीं है। तो बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है इस गवर्नमेंट के अंदर, ऐसा मैं कह सकता हूँ। सर, आपने कहा कि अब जिस तरह का माहौल है, 10 गारंटियां उन्होंने पूरी नहीं की है, लेकिन वो तो पूरी तरह से ब्लेम पिछली सरकार पे करते हैं कि उन्होंने कुप्रबंधन, आर्थिक कुप्रबंधन उनकी ओर से किया गया। श्वेत पत्र भी यहाँ पर विधानसभा के अंदर लाया गया कि मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हुए, रिसोर्स मोबिलाइजेशन पिछली सरकार की ओर से नहीं किए गए, सरकारी पैसा फिजूल खर्ची की गई है बहुत ज्यादा। उसमें मैं एक ही उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जहां तक फिजूल खर्ची और आर्थिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश जो 75,000 करोड़ के कर्जे में फंसा है, मोटा सा प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में 20 साल शासन किया, 10 साल शांता जी के, 10 साल धूमल साहब के और 5 साल इनके जयराम जी के अभी लेटेस्ट जो हुए। कुल मिलाकर के हम लोग 5 साल शांता कुमार जी के, 2.5 साल, कुल मिलाकर के 20 साल। इस 74 सालों में बाकी शासन कांग्रेस पार्टी का रहा है। वीरभद्र सिंह जी 6 बार रहे, रामलाल ठाकुर जी रहे, भाई एस परमार जी 17 साल रहे। उसमें अगर आप देखें कि जिस आदमी ने अगर घर के ऊपर मुसीबत कोई आई है तो उसका कसूर ज्यादा है जो 20 साल जिसने परिवार को चलाया या जिन्होंने 50 साल परिवार को चलाया। ये मोटा सा फंडा है, कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है। वीरभद्र सिंह जी के टाइम पर इतनी मिसमैनेजमेंट हुई और कांग्रेस के टाइम पर इतनी आर्थिक दृष्टि से कुप्रबंधन होता रहा कि इन लोगों ने ऐसे ऐसे निर्णय लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। अगर कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा दिया हुआ आर्थिक जो हमारा जहां पर इंडस्ट्रियल पैकेज आया था, अगर वो नहीं होता तो आज बिल्कुल हिमाचल प्रदेश कंगाल हो गया होता, हिमाचल प्रदेश के लोगों को रोजगार नहीं होता, हमारी स्थिति बहुत नाजुक हो गई होती। उस स्थिति को जब जब भी बीजेपी आई केंद्र में चाहे प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ाने की कोशिश की। उसमें नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है।
जहां तक इंडस्ट्रियल पैकेज अटल जी ने दिया, कांग्रेस ने उसको 3 साल पहले वापस ले लिया मनमोहन सिंह जी के टाइम पर। फिर इन्होंने विशेष राज्य का दर्जा, जिसके अंतर्गत केंद्र से जो भी पैसा आता है उसमें 90 और 10 की रेशो में पैसा खर्च होता है, यानी 90 पैसे दिल्ली देगा, 10 पैसे हिमाचल लगाएगा। इन्होंने उसको वापस लिया। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने फिर विशेष आर्थिक सहयोग का दर्जा जो वो हिमाचल प्रदेश को दिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमने आर्थिक दृष्टि से, भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल कांग्रेस ने हमेशा इसको लूटने की कोशिश की। आज भी बहुत चली है, आज आपदा आई है। आप लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश के टेंडरों का मामला कितना होता है। बार बार पूल किए जा रहे हैं, 8 करोड़ का टेंडर हो जाता है, उसको रद्द करवाया जाता है, फिर वो 12 करोड़ में दूसरे ठेकेदार को दिया जाता है। 4 करोड़ का घपला एक ही टेंडर के अंदर आज भी किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। जो काम शुरू हुए थे वो काम नहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है जितने काम डिले होंगे उतना हमारा अर्थ ज्यादा लगेगा, हमारा पैसा ज्यादा लगेगा। तो सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल का और होगा। जो जयराम जी ने काम शुरू किए थे उसको रोका जा रहा है। मंडी की यूनिवर्सिटी को लगभग इन्होंने तबाह कर दिया। उसकी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बिल्कुल खत्म करने के लिए इन्होंने पूरे कदम उठा दिए हैं। बाकी यूनिवर्सिटियों के अंदर भी अपनी पॉलिटिकल प्रेफरेंस ढूंढ रहे हैं, इसलिए सहयोग होना चाहिए। भैया ऑटोनमस बॉडीज हैं वो यूनिवर्सिटीज, उनके ऑटोनॉमी को तबाह करने के लिए क्यों तुले हुए हैं? तो वो ही व्यक्ति तुले हुए हैं जो आज चीफ मिनिस्टर हैं। वो खुद यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे साथ रहे हैं। हम लोग यूनिवर्सिटी के ऑटोनॉमी के लिए नारे लगाते रहे हैं उस समय, लेकिन आज वो ही चीफ मिनिस्टर होते हुए ऐसे बिल ला रहे हैं। तो ये सारी चीजें बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये तो प्रदेश भर का आपने बताया। ऊना जिला की हम बात करना चाहेंगे। डिप्टी सीएम वहां से है, 8 महीने 9 महीने हो चुके हैं। कितना विकास आपको दिखा वहां पर ऊना जिला के अंदर हुआ है? जो पूरे प्रदेश की हालत है वो ही ऊना जिला की है। ऊना जिला के अंदर सिर्फ एक दृष्टि से काम चला हुआ, वो है बल्क ड्रग पार्क, जो दिल्ली से आया है। लगभग 1927 करोड़ रुपए की डीपीआर उसकी है, और वो 15,000 कनाल जमीन के अंदर बल्क ड्रग पार्क बनना है। उसके आईपीएच के टेंडर भी हो रहे हैं, उसके सड़कों के काम भी आने वाले टाइम में शुरू होने वाले हैं, डीपीआरस बन रही हैं। बाकी कोई भी एक पैसे का नया काम ऊना के अंदर 8 महीने के अंदर कांग्रेस को गिनाने के लिए नहीं है। और दूसरा, वहां पर काम आने वाले टाइम में शुरू हो सकता है 800 करोड़ रुपए का। हमारा जो इसका हिंदुस्तान पेट्रोलियम का वहां पर टर्मिनल बनना है, वो जीतपुर बेड़ी में गगरेट के अंदर बनना, वो भी केंद्र का प्रोजेक्ट है। इथेनॉल का प्रोजेक्ट है 400 करोड़ का, वो भी केंद्र का है। उसका काम आने वाले टाइम में, अभी लैंड एक्वायर हो रही है। ये 2-3 काम शुरू होंगे। पीजीआई का काम ऊना में चला हुआ, वो केंद्र का 500 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल वहां पर बन रहा है। ट्रिपल आईटी बन के वहां पर तैयार हो गई। ये सब बीजेपी के टाइम पर हुए, जब केंद्र सरकार के होने वाले प्रोजेक्ट है। कांग्रेस का एक भी प्रोजेक्ट ऊना जिला के लिए नहीं आया है। मात्र पुराने कामों के ऊपर लीपापोती करके उनको भी रोकने की कोशिश की जा रही है। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब की तो अनेकों कैस्टें आजकल लीक हो रही हैं, लोगों ने की है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि 31 दिसंबर को हमारी गवर्नमेंट बनेगी, 1 जनवरी से 300 यूनिट बिजली के तुम्हारे माफ कर देंगे। और आज बताएं वो क्या 300 यूनिट माफ हो गए? उनकी कैसेट है जे, उनके भाषण है जे। और इस तरह की बहुत सी चीजें बोलते हैं कि महिलाओं को हम लोग 1500 रुपया पेंशन देंगे, किसी को 1500 रुपया नहीं मिल रहा है। तो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक ही पार्टी के है ना, तो एक ही विचारधारा है, एक ही तरह की वर्किंग है। सारा के सारा झूठ का पुलिंदा है। अब ये फ्रस्ट्रेट उस समय होते हैं जिस समय हम इनके झूठ को विधानसभा के अंदर नहीं चलने दे रहे हैं, तब ये फ्रस्ट्रेट होकर के ऐसी अनाप शनाप बातें करते हैं। कहीं काम नहीं हो रहा, हिमाचल प्रदेश पूरा खाली पड़ा है। उसका खामियाजा इनको लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। चारों की चारों लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और अच्छे मार्जिन से जीतेगी। किसी भी सीट के ऊपर 1 लाख 1.5 लाख से कम मार्जिन नहीं होगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ बोल सकता हूँ। चुनाव के बाद देखना अपने हिमाचल में क्या होता है। जी सर, आखिरी सवाल मेरा लोकसभा चुनाव से संबंधित है। विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से 0.9 का मार्जिन रह गया था, तो लोकसभा चुनाव के लिए क्या क्या ऐसी चीजें हैं, क्या क्या ऐसी कमियां जिसे दूर करके अभी तैयारियां पूरी की जाएगी? भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। हम लोग लगे हुए हैं। हम बूथ स्तर से लेकर के, ग्राम केंद्र से लेकर के, मंडल अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष तक हम लोग सारे के लोग काम में लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत है। उनके पास तो अध्यक्षा ही बोल रही है कि हमारा तालमेल नहीं है। उनकी कोई मीटिंग नहीं हो रही है। 25 तो उन्होंने प्रवक्ता बना दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके प्रदेश अध्यक्षा जी ये बता पाएंगे कि मेरे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, 1 2 3 करके वो नहीं बता पाएंगे, इतने बना दिए। तो लोगों को भी लगता है रेवड़ियां बंट रही हैं, तो हमको काय को काम करना है। और दूसरा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ
कि लोकसभा में बीजेपी ही जीतेगी। नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलेगा और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हम लोग चारों की चारों सीटें जीतेंगे। पिछली बार हमें 16 लाख वोट कांग्रेस से ज्यादा पड़ा था। जब हम लोकसभा का चुनाव लड़े तो 32 लाख वोट हमें पड़ा था, कांग्रेस को 16 लाख वोट पड़ा था। हमने चारों सीटें जीती थी। 3,27,000 से शिमला की, 4 लाख से मंडी की, हमीरपुर की, और 4,05,000 से हमने जीती थी मंडी की, और 4,77,000 से कांगड़ा की। तो हमने 16 लाख वोट एक्स्ट्रा लिए थे। मैं इस बार मान के चलता हूं भारतीय जनता पार्टी फिर से पुराने इतिहास को दोहराएगी और हिमाचल प्रदेश की 68 की 68 सीटों के ऊपर, पिछली बार भी हम लोगों ने विजय प्राप्त की थी। इनके पूर्व चीफ मिनिस्टर साहब की कंस्टिट्यूंसी भी 30-30 हजार से आ रहे थे। रोडू जो इनका गढ़ है वहां भी 9,000 से हम लोग जीते थे। रामपुर में भी हम 15,000 वोटों से आगे थे। मुकेश जी की कंस्टिट्यूंसी में भी हम 25,000 वोटों से आगे थे। तो ऐसे अलग अलग जगह पे सुक्खू जी की सीट के ऊपर भी हम 30,000 वोटों से आगे थे, जहां सुक्खू जी एमएलए थे। तो इस बार भी इनका यही हाल होने वाला है। देखना आपने, ये अपने गांव के बूथ नहीं बचा पाएंगे लोकसभा में, अपने गांव के बूथ पे ये लोग हारेंगे। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। धन्यवाद जी। जी तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की कथनी और करनी में काफी ज्यादा अंतर है, चुनावी वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और इसके अलावा सरकार और संगठन में बिल्कुल भी जो तालमेल है वो नजर नहीं आता है। प्रदेश की जनता बुरी तरह से परेशान हो चुकी है प्रदेश की कांग्रेस सरकार से, जिसका जवाब उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान में मिलेगा। शिमला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।